हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर पृथ्वी में अंदर की ओर ड्रिलिंग किया जाए तो इसकी संरचना क्या है, क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कौन कौन सी परतें होती हैं, किस परत में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है। सब कुछ वन बाई वन करके हम डिटेल में देखेंगे। किस परत का क्या घनत्व है, क्या नहीं है, मेंटल किसे बोलते हैं, जो भूकंप आते हैं कहाँ से आते हैं, जो लावा का उद्गार होता है वो कहाँ से होता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। जब यहाँ से देखोगे फिर आगे जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ोगे ना, भूकंप पढ़ोगे, पहाड़ पढ़ोगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, तो सारा बेस यहीं पे होगा। यही बेस आपका आगे काम आने वाला है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर आपको जानना है तो इसके स्रोत क्या क्या है। तो दो ही टाइप के स्रोत होते हैं, एक होते हैं प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरे क्या होते हैं आपके अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत में क्या क्या आ जाता है, खनन। जब आप खनन करते हो, अभी चाइना के बारे में जहाँ पता किया गया है कि चाइना क्या है, पृथ्वी के अंदर एक काफी दूरी तक ड्रिलिंग कर रहा है। ठीक है। जो मनुष्य, पूरी मनुष्य जाति है या दुनिया भर के देश हैं, अभी तक 12 किलोमीटर तक ही क्या है ड्रिलिंग कर पाए। जबकि अगर पृथ्वी की देखो तो 6400 किलोमीटर से ज्यादा गहराई है। ठीक है, केंद्र तक अगर जाना है आपको, और केवल 12 किलोमीटर तक ही इंसान जा पाया है। जो सबसे आंतरिक भाग अगर आप देखो पृथ्वी का, जहां तक मनुष्य समुद्र के माध्यम से अगर देखें कि सबसे गहरा भाग क्या है आपका, मारियाना ट्रेंच है। 11,000 किलोमीटर, 11,000 मीटर। दैट मीन्स 11 किलोमीटर तक ये है। ठीक है। तो इससे ज्यादा तक अभी इंसान नहीं जा पाया। इसके ज्यादा अंदर क्या है, इसका अगर पता लगाना है तो क्या देखता है वो, या तो जो लावा आ रहा है अंदर से उससे देखता है, या फिर कुछ तरंगे होती हैं, वो तरंगे नीचे तक जरूर भेज देते हैं। पी, एस और एल, वो आगे चल के देखेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है, ज्वालामुखी उद्गार। इससे भी पता चलता है। डीप ओशन ड्रिलिंग, क्योंकि क्या है कि अगर आप पृथ्वी पे भूमि पे यहाँ से ड्रिलिंग करोगे तो वहां तक जाने में ही बहुत मेहनत हो जाएगी। ओशन क्या है, अपने आप 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक ओशन गहरा है, समुद्र जो है। अब उसके अंदर जब आप ड्रिलिंग करते हो तो 6-7 किलोमीटर और ड्रिलिंग करोगे, आप वहां तक पहुंच जाओ। अभी तक जो सबसे गहरी ड्रिलिंग की गई वो आर्कटिक के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक ही की जा सकी है। ठीक है। अब अप्रत्यक्ष स्रोत देख लेते हैं क्या क्या है। तापमान, दबाव, घनत्व, भूकंपी तरंगे और उल्का पिंड। क्योंकि उल्का पिंड है वो किससे बने, उसी मटेरियल से बने जिससे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी वगैरह सब बने। तो इसके मटेरियल का अध्ययन करके भी हम पृथ्वी के अंदर क्या क्या है उसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक। आगे देखते हैं। भूगर्भ, जब पृथ्वी के केंद्र की ओर जाओ आप, ठीक है, तो इसकी ओर जाने पर प्रति 32 मीटर पर, 32 मीटर गए, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो जैसे ही नीचे चले जाओगे आप, तापमान में वृद्धि हो रही, तो जो चट्टाने भी है ना, एक बार तापमान इतना ऊंचा हो जाएगा कि जो आपकी बाह्य कोर है वो पिघली हुई अवस्था में है। पृथ्वी के अंदर कोर है, कोर में बाह्य कोर है, आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर आपकी पिघली हुई अवस्था में है। आंतरिक कोर में क्या होता है कि दबाव ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये उसको ठोस कर देती है। तो बाह्य कोर पिघली अवस्था, मेंटल जो है वो आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में। तो जो चट्टाने हैं, लोहा वगैरह है, इतना ज्यादा यहाँ गर्मी अंदर की ये सब चीजें पिघली हुई अवस्था में मिलेंगी आपको। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान कितना है, 5,000 से 7,000 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये तापमान अगर आप देखो, तो मैंने सूर्य के भाग में बताया था आपको तापमान, कि सूर्य का तापमान जो बाह्य भाग में होता है ना, वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है तापमान। तापमान के साथ साथ दबाव में भी अंदर वृद्धि होती है। अब दबाव में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जो मैंने बताया कि जो आपकी आंतरिक कोर है वो जम जाती है, बाह्य कोर पिघली हुई अवस्था में। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। ये अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका सर्वाधिक कहाँ होता है, तो जो पृथ्वी का भूमध्य रेखा है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल आपका कम होता है 0 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो केंद्र है ना, केंद्र से इसकी दूरी कम पड़ती है, और जो सारा गुरुत्वाकर्षण है कहाँ, पृथ्वी के केंद्र पे है, तो इसकी दूरी कम होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ होता है। और पृथ्वी के अगर केंद्र पे कोई वस्तु रख दो तो यहाँ जी 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पे अंदर, आप केंद्र ऊपर नहीं है, केंद्र अंदर है, ठीक है, तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल आपका 0 है। अब भूगर्भिक तरंगे देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पी, एस और एल बोला जाता है धरातली तरंगों। 3 प्रकार की तरंगे हैं। ये आपकी यूपी पीसीएस लेवल की चीजें हो रही हैं। प्राथमिक तरंगें क्या होती हैं पहले वो जान लो।
एक तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। अनुदैर्ध्य मतलब धा आ रहा है, यहाँ से जान लेना। ध्वनि के बारे में पूछा जाता है कि ध्वनि कैसी तरंग है आपकी, तो ध्वनि में भी धा आता है आधा धा, इसमें भी आधा धा आता है। यहाँ से अनुमान लगा लेना कि ये क्या है, ध्वनि भी आपकी क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। इन तरंगों में क्या होता है, कणों का कंपन तरंग की गति के दिशा के समानांतर होता है। कण जो होते हैं ना, वो कंपन करते हैं ऐसे 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 करके, तो जो कणों की गति की दिशा है उसी के समानांतर ये कंपन करते हैं। किसमें, अनुदैर्ध्य में। सबसे तीव्र होती है पी तरंगें। ठीक, जो पी तरंगें होती हैं इनकी गति सबसे ज्यादा तीव्र होती है। ठोस, तरल और गैस तीनों में संचालित होती हैं। बाकी की दोनों तरंगें केवल ठोस में जाएंगी, लेकिन ये तीनों में जाती हैं। दूसरी तरंग के बारे में जानते हैं, अनुप्रस्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगों की विशेषता क्या होती है, इनके कणों का कंपन क्या होता है, लंबवत। मतलब एक कणों की गति ऐसी है, गति की दिशा, तो ये ऐसे कंपन करते हैं, इधर जाएंगी फिर इधर जाएगी, इधर जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गई, द्वितीयक तरंगें। इनकी गति कितनी होती है, 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड इनकी गति होती है, और केवल ठोस में ये गमन करती है, केवल ठोस में जाती है। आगे आते हैं, तीसरी टाइप की तरंगें क्या है आपकी, धरातली। धरातली तरंगें सिर्फ और सिर्फ जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप आएगा तो ये धरातल पे यही पहुंचती है। वो ये केवल ठोस में गमन करती हैं। सबसे ज्यादा विनाशकारी यही होती है, गति जरूर इनकी सबसे कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा विनाश यही करती हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगें क्यों हैं, कौन सी हैं, तो ये है आपकी धरातली तरंग। थोड़ा सा और बताते हैं, पीएसएल, इन तरंगों का महत्व क्या है। जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता करना है कि कौन सी तरंगें ठोस है, कहाँ द्रव है, कहाँ गैस है पृथ्वी के अंदर, तो इन्होंने क्या है, पी तरंग छोड़ी। पी तरंग आपकी चली गई अंदर तक सारी कोर वगैरह में, तो क्या मान लिया इन्होंने कि ठोस, द्रव और गैस, कहीं ठोस है कहीं द्रव। लेकिन जैसे इन्होंने एस तरंग, सेकेंडरी तरंग छोड़ी, तो जो आपकी बाह्य कोर है, बाह्य कोर में ये प्रवेश नहीं कर पाई, क्योंकि बाह्य कोर आपकी तरल अवस्था में, ये तो केवल ठोस में जाती है। तो इन्होंने अनुमान लगा लिया कि बाह्य कोर क्या है, आपकी तरल अवस्था में है। आंतरिक कोर से फिर से निकल गई, तो क्या है, ये आपकी ठोस अवस्था। इस तरीके से इन तरंगों का उपयोग क्या है, पृथ्वी के आंतरिक अध्ययन करने में होता है। अब दूसरा, ये एल तरंगों का अध्ययन क्यों करते हैं, भूकंप आता है तो भूकंप की तीव्रता वगैरह और सारी चीजें पता करने में एल तरंगों का ही योगदान होता है। एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पे कोई भी तरंग नहीं जा पाती। ठीक है, कोई भी तरंग, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं पृथ्वी के अंदर कुछ डिग्री पे, कि जहां पे कोई भी तरंग प्रवेश नहीं कर पाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र। बाह्य कोर तरल अवस्था में, यहाँ पे एस तरंग नहीं जा पाती, अभी मैंने बताया। जो आपका मेंटल वाला एरिया है, वहां पे क्या है, तरंगों की गति धीमी हो जाती है मेंटल वाले एरिया में। अब आंतरिक संरचना में देख लेते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहाँ देखो, तो पहले मैं समझा दे रहा हूँ, बाद में पढ़ लेना। ऐसे फिर से बनाओ, सबसे ऊपर आपकी क्या है, भूपर्पटी। भूपर्पटी, भूपर्पटी में क्या आता है, सबसे ऊपरी भाग है। इसमें भी ऊपर वाली पर्पटी आंतरिक और बाह्य, ऊपर वाली बाह्य कहलाएगी और नीचे वाली आंतरिक पर्पटी। फिर आपका आ जाएगा मेंटल, इसमें भी अपर मेंटल ये वाला, और अगर आप नीचे वाला ले लो इसको भी दो भाग में, तो ये अपर हो गया, ये लोअर मेंटल हो गया। फिर आपकी कोर, तो ये आपकी बाह्य कोर हो गई और ये आपकी आंतरिक कोर हो गई। इस प्रकार से टोटल 3 भाग होते हैं वैसे तो, लेकिन अपर और लोअर देखो या आंतरिक और बाह्य देखो तो टोटल 6 भाग। ठीक है, ये हो गई पृथ्वी की संरचना। जो आपकी क्रस्ट होती है, ऊपरी क्रस्ट सियाल की बनी होती है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, ऊपरी क्रस्ट की बात हो रही। जो निचली क्रस्ट होती है वो सीमा की, सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा होता है। जो कोर होती है पूरी ओवरऑल कोर, दोनों कोर मिला के निफे, निकल और आयरन की। ये तो हो गई एक मोटी मोटी जानकारी कि पृथ्वी की संरचना। जो आपका मेंटल होता है, मेंटल में जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी मेंटल यहां से, तो ऊपरी मेंटल प्लस दोनों कोर, ये सब मिला के इसको क्या बोला जाता है, स्थल मंडल। तो स्थल मंडल में केवल ऊपर की भूपर्पटी नहीं आती, इसमें क्या आता है आपका ऊपरी मेंटल और दोनों आपकी क्रस्ट, ये हो गया स्थल मंडल। स्थल मंडल और ये ऊपरी मेंटल का जो भाग है पूरा, स्थल मंडल का ही भाग है, भूपर्पटी और स्थल मंडल। एक कहाँ पे, एस्थेनोस्फीयर, यहाँ पे होता है एक दुर्बलता मंडल जिसको बोला जाता है दुर्बलता मंडल।
एस्थेनोस्फेयर पे ये तैरता रहता है पूरा स्थल मंडल, अलग अलग प्लेट्स में है और वो इधर से उधर संचलन कर रहा है। इन्हीं संचलन की वजह से ही जितनी भी गतियां हो रही हैं आपकी पृथ्वी की, जितने भी भूकंप आते हैं, जितने भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, मैक्सिमम के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यहाँ आपने देख ली भूपर्वती या क्रस्ट, मेंटल और कोर। भूपर्वती या क्रस्ट किसे कहते हैं? सबसे बाह्य परत होती है, सबसे ज्यादा पतली होती है, ठोस होती है और कठोर भंगुर होती है, मतलब कुछ भी प्रेशर पड़े तो ये टूट जाती है। महासागरीय, अब क्रस्ट की मोटाई भी अलग होती है। महाद्वीपीय क्रस्ट जो होती है उसकी मोटाई ज्यादा होती है और महासागरीय क्रस्ट की मोटाई कम होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में महासागरीय क्रस्ट की मोटाई क्या होती है? कम होती है। ठीक है, 5 से 30 किलोमीटर तक महासागरीय क्रस्ट जो आपकी है उसकी तो 5 किलोमीटर तक ही होती है, 5, 7, 8। ठीक, महाद्वीपीय क्रस्ट की 30 किलोमीटर तक होती है। लेकिन जहां पर्वत हैं और ज्यादा वो है, वहां पे जो महाद्वीपीय क्रस्ट है 70 किलोमीटर। अब महाद्वीपीय क्रस्ट समझ तो जाते ही होगे ना कि महाद्वीपीय क्रस्ट कहाँ है? जहाँ पे स्थल है वहां। और महासागरीय क्रस्ट कहाँ है? जहाँ पे सागर है, उसकी क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट किसकी बनी है? सियाल की। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता है यहाँ पे। घनत्व इसका क्या है? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मोटाई इसकी 28 किलोमीटर तक है। निचली क्रस्ट आपकी कितनी है? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। घनत्व क्या है? 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मोटाई इसकी कितनी है? 6 से 7 किलोमीटर तक। ठीक है, अब आते हैं, अब ये टोटल मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे पर्वत वगैरह है, हिमालय पर्वत वगैरह, यहाँ पे दोनों क्रस्टों को मिला के 70 किलोमीटर तक ही भी मोटाई हो जाती है। ठीक, उसके बाद अगले 2900 किलोमीटर तक आपकी क्या है? मेंटल है। इसका जो मेंटल का आयतन होता है वो समस्त पृथ्वी के आयतन का 83% है। तो सबसे ज्यादा भाग अगर आप देखो आयतन में तो किसका है? मेंटल का। घनत्व कितना है? 3.4 से 5.6 ग्राम सेंटीमीटर की। जैसे ही आप नीचे की ओर जाओगे घनत्व आपका बढ़ता जाएगा, लास्ट में देखोगे आप 12 से 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, इतना घनत्व हो जाएगा। ग्राम का मतलब कि 1 सेंटीमीटर का अगर आप क्यूब बनाओ तो इसमें 12 से 13 ग्राम पदार्थ है, इसका वेट है, ये घनत्व। मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर, इसका विस्तार कितना है? 400 किलोमीटर तक। दुर्बलता मंडल का ऊपरी भाग प्लास्टिक या आंशिक रूप से पिघली हुई अवस्था में है। जब पिघली हुई अवस्था में है तो ज्वालामुखी उद्गार जब होता है, आपने देखा तो जो आपका लावा आता है बाहर वो यहीं से आता है। तो 2 चीजें होती हैं, जब तक ज्वालामुखी ये है जैसे, ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर यहाँ से निकल रहा है, तो जब तक ये अंदर रहेगा मैग्मा कहलाता है। जैसे ही पृथ्वी के सतह से बाहर आता है तो यही चीज लावा कहलाती है। इसमें मिला क्या होता है? बहुत सारी धातुएं होती हैं पृथ्वी के अंदर जो है। ठीक है, धातुएं होंगी, खनिज होंगे कुछ, इसके बाद और क्या क्या होगा आपका? गैसें होंगी, धूल कण होंगे, चट्टानें होंगी, चट्टानों के टुकड़े, ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं जो बाहर निकलती हैं ज्वालामुखी उद्गार के समय। ठीक, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा इसी क्षेत्र से बाहर आता है। कहां से? दुर्बलता मंडल के ऊपरी भाग से। आगे आते हैं, दुर्बलता मंडल क्या है? दुर्बलता मंडल वो है जहां पे ये पूरा ऊपरी भाग इसका तैरता रहता है, ऊपरी भाग से लेके पूरा स्थल मंडल। इसको लो वेलोसिटी क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि लो वेलोसिटी क्षेत्र किसे बोला जाता है? तो इसे लो वेलोसिटी क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो भूकंपी तरंगें, जो मैंने 3 टाइप की तरंगें आपको बताई थी, उनकी गति यहाँ पे क्या है? कम हो जाती है जब इस वाले भाग से ये गुजरते हैं। मेंटल उच्च घनत्व वाले पदार्थों, कौन कौन से? ऑक्सीजन, लोहा, मैग्नीशियम से निर्मित है। ये मेंटल की बात हो रही। संवहन धाराएं, संवहन धाराएं समझ लो पहले तो क्या होती है? पृथ्वी है, इसके अंदर ये मेंटल वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं तो इनमें तो जानते हो कि अभिक्रियाएं होती हैं। अभिक्रियाएं जैसी होती हैं तो बहुत सारा तापमान इनका 7000 डिग्री सेल्सियस ऐसे थोड़ी हो जाता है तापमान। बहुत सारा तापमान और दबाव, दाब अलग अलग प्रकार से यहाँ पे चेंज होता रहता है। जहाँ पे भी तापमान में डिफरेंस आता है एक प्रकार की धारा उत्पन्न होती है जो चीजों को इधर उधर संचलित करती है। तो संवहनी धाराएं ये हैं। इनके ऊपर 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, इसी वजह से इन प्लेटों में क्या होता है? संचलन होता रहता है। ये जो प्लेट्स हैं
अगर इस तरीके से देखो तो इस संवहनी धाराएं क्या है, तापांतर। एक तो तापमान बहुत ज्यादा है, तापमान है प्लस तापांतर है। तापांतर क्या है कि एक जगह बहुत ज्यादा है, दूसरी जगह थोड़ा कम है, तो यहाँ से वहाँ संचलन होने लगता है। यही है संवहनी धारा। तो संवहनी धाराओं की उत्पत्ति दुर्बलता मंडल में होती है। हर एक चीज, भूकंप, मैग्मा और संवहनी धाराएं, इन सब चीजों की उत्पत्ति का दुर्बलता मंडल में ही होती है, जो भूकंप तथा ज्वालामुखी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। आगे चलते हैं। कुछ असंबद्धताएं हैं। असंबद्धताएं क्या होती हैं, जैसे सेम चीज है, क्रस्ट आपने देखी, क्रस्ट की ही बात हो रही है, केवल क्रस्ट का नक्शा है, तो ये पूरी क्रस्ट ही है। लेकिन आप देखोगे कि इसमें कुछ भाग ऐसा है जिसकी अलग विशेषता है, एक लेवल से ज्यादा आप नीचे जाओगे तो विशेषताएं चेंज हो रही। तो फिर क्रस्ट को इन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक अपर एक लोअर। ये असंबद्धता है, यहां से जैसे ही आप नीचे आओगे इनकी विशेषताएं चेंज हो जा रही। तो इसी प्रकार से मेंटल की, अगर मेंटल बना लो कि है तो मेंटल ही, लेकिन जैसे ही आप इस गहराई से थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे जो विशेषताएं थी यहाँ पे एकदम चेंज आ गया। तो ये एक रेखा है जिसको बोलते हैं असंबद्धता, कि पिछले वाले से इसके संबंध में कुछ असंबद्धता आ गई। तो ये असंबद्धताएं टोटल 5 हैं, तो जो आपकी यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछी जाती है, यहाँ पे मैंने दे दी कि जानकारी है तो सारी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कोनार्ड है आपकी। कोनार्ड किस किस के बीच में है, ऊपरी क्रस्ट और नीचे की क्रस्ट के बीच में, या बाह्य क्रस्ट आंतरिक क्रस्ट के बीच में। जैसे ही नीचे चले जाओगे ये सारी असंबद्धताएं क्या है, ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो मिलती जाएंगी। तो सबसे पहले दो क्रस्ट के बीच में है, फिर एक क्रस्ट और दूसरे मेंटल के बीच में, जहां जहां पे डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि क्रस्ट से जब मेंटल जाओगे तो एकदम डिफरेंस हो गया, फिर ऊपरी मेंटल से नीचे की मेंटल जाओगे तो फिर से डिफरेंस, तो ये असंबद्धता होगी। फिर निचले मेंटल और बाह्य कोर के बीच में जाओगे तो असंबद्धता मिल जाएगी, जब बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में जाओगे तो असंबद्धता मिल जाएगी। तो इस तरीके से इतनी सारी असंबद्धताएं हैं। तो मोहो नाम की जो असंबद्धता है वो कहाँ है, आंतरिक क्रस्ट और बाह्य मेंटल के बीच में। रेपेटी कहाँ है, दोनों मेंटलों के बीच में। गुटेनबर्ग कहाँ है, आंतरिक मेंटल और बाह्य कोर के बीच में। लेहमैन कहाँ है, बाह्य और आंतरिक कोर के बीच में। इस प्रकार से ये सारी असंबद्धताएं हैं जो दर्शाती हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। कोर जो है, कोर के बारे में जानते हैं, ठीक है। 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक कोर का विस्तार है। बाह्य कोर कहाँ से कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक। इसका घनत्व कितना है, 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये बाह्य कोर है। यह पूरी तरह से तरल या अर्ध तरल अवस्था में, मैंने बोला कि जो एस तरंगे हैं वो इसमें से बाह्य कोर में से नहीं गुजर पाती हैं क्योंकि ये द्रव है। आंतरिक कोर जान लेते हैं। ठोस अवस्था में इस ये देखो, एक तो ठोस अवस्था में है, पहली बात ये है, वो वाली द्रव में थी, ये ठोस में है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसका विस्तार से कि 5150 किलोमीटर से लेके 6378 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। घनत्व देखोगे तो कितना है इसका, 12 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो सर्वाधिक घनत्व किसका है, आपका आंतरिक कोर का। सबसे ज्यादा दबाव भी यहीं पे होगा, तापमान भी जब नीचे की ओर बढ़ रहा है तो सर्वाधिक तापमान भी यहीं पे है। कोर का आयतन, पूरी कोर का आयतन सिर्फ 16% है पृथ्वी के आयतन का, लेकिन इसका द्रव्यमान देखोगे तो द्रव्यमान कितना है, 32%। दैट मीन्स घनत्व बहुत ज्यादा है, कम जगह में बहुत सारा है मटेरियल है, ठीक है। कोर किससे बना है, निफे, निकेल और फेरस मतलब आयरन से। तो निकेल और आयरन की मात्रा कहाँ है, कोर में ज्यादा है। और इसको क्या बोला जाता है, बैरी स्फीयर। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कोर को क्या बोला जाता है, तो इसे बैरी स्फीयर कहा जाता है। इस प्रकार से पृथ्वी के बारे में जो भी आंतरिक संरचना थी वो खत्म होती है। आंतरिक संरचना के बारे में हम सब कुछ जान गए। एक वीडियो आपका अब रहेगा कौन सा, अक्षांश और देशांतर, क्योंकि अक्षांश और देशांतर में जो भी कॉन्सेप्ट था आपको पिछली क्लास में, जो हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास है, समझा दिया गया था, वो पहले आपको दे दी जाएगी। देन फिर क्लास हम आ जाएंगे और आगे की चीजों में, की जो पृथ्वी की गतियां हैं, गतियां मीन्स प्लेटों की गतियां, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वहां से शुरू करके और आगे बढ़ते चले जाएंगे। प्लेट टेक्टोनिक के बाद भूकंप देखेंगे, ज्वालामुखी देखेंगे, सुनामी देखेंगे, सारी चीजें ऐसे ही कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। जो पहले की रिकॉर्डेड क्लास है उसमें 2 या 3 क्लास हैं जो कॉन्सेप्चुअल थी, तो वो कॉन्सेप्ट उसमें उतना ही है, वो मैक्सिमम वो क्लास दी जाएगी। बाकी आपको मैक्सिमम क्लास क्या है, आपको न्यू क्लास मिलेगी ऐसे ही जो नई तैयार होगी।
कहने का मतलब ये है कि अब जो टॉपिक आपको कराए जाएंगे वो टॉपिक इस तरीके से, ये बीपीओ पेड बैच की जानकारी है, जिसे भी ज्वाइन करना है ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, पंचायती राज की कंप्यूटर की सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी आपको। इसका यूपी स्पेशल टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यूज हुए हैं, 15 प्लस 20 12, टोटल 27 टेस्ट तो आपके पंचायती राज पर हैं, और हर टेस्ट में कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हैं, एकदम रिलेवेंट। तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, आपकी डाउट दूर होते रहेंगे। फीस 299 है, इस नंबर पे पे करना है और ये स्क्रीनशॉट भेज देना टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। बाकी आप लोग जिसको भी क्लासेज अच्छी लग रही हैं बिल्कुल शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।